हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। इथिक्स का पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने थ्योरी और बेसिक्स सम क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यू कवर किए हैं। थ्योरी हम कर चुके हैं कंप्लीट, जो बेसिक्स है गाइस, बेसिक्स। और पीवाईक्यू के थ्योरी किए थे हमने, 25 टॉपिक्स कर लिए थे थ्योरी के। तो मैंने जो जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस थे ना, उनसे थ्योरी बनाई है कि ये टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। तो उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी है, उसका सॉल्यूशन एक तरह से कहेंगे, उसके सॉल्यूशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू के। ठीक है। देखो, इसमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप अलग से प्रैक्टिस करिएगा इथिक्स में। अब जाके थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करेंगे और तब भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू वॉच इट अगेन। ओके। सो हमने इसको काफी कवर कर लिया है। सो हम जंप करते हैं जहाँ पे हम कल हमने छोड़ा था इसको। सो यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, प्रोजेक्ट एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं। फिर लाइफस्टाइल, जो प्रोजेक्ट की लाइफस्टाइल है, उसमें इनिशिएशन फेज में क्रूशियल होता है फर्स्ट फेज, दैट डिफाइंस द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स, स्टेक होल्डर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेन थिकनेस अच्छा कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग ही नहीं, एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या। एक तो गाइज आपने पढ़ा होगा CSR, इसमें पीवाईक्यू भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CSR पे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके। अब अपनी कंपनी का 3% जो प्रॉफिट का, वो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। तो एनजीओ का रोल इसमें आ जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा प्रॉपरली। एनजीओ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कॉर्पोरेट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके फील्ड पे अपने पैसों को मतलब इम्प्लीमेंट करता हो देखेंगे। तो यहाँ पे कोलेबोरेशन होता है, प्रॉपर कोहेरेंस विद एनजीओस। ठीक है। एनजीओ का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CSR को इम्प्लीमेंट करने में। So what is the social responsibility? Broader impact of their activity, जो भी इंजीनियरिंग एक्टिविटी है, जो ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब सोसाइटी से रिलेट करना है। और एक और पॉइंट गाइस, जब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, जैसे सोशियो इकोनॉमिक आएगा, तो उसमें इन्वायरमेंट जरूर रखना है। सोशियो इकोनॉमिक जो भी है, तो सोशियो में अंदर इन्वायरमेंट आ जाता है। ओके। तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बियॉन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बियॉन्ड क्या करना है उनको, सोसाइटी और इन्वायरमेंट, इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है। देन एग्जांपल जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इथिकल सोर्सिंग, तो जो भी है कुछ कुछ बेटर जो सोसाइटी के लिए लोग कर सकते हैं, उसकी बात कही है। देन इथिकल डिसीजन मेकिंग। इथिकल डिसीजंस क्या है गाइस, जो आपने इथिकल डिलेमा पढ़ा है कि दो इथिकल सेम इथिकल सिचुएशंस में हमें डिसीजन लेना है, तो हमें इस हिसाब से लेना है कि एकदम बैलेंस करना है दोनों को, किसी का भी ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो वहां पे इथिकल फिलोसफीज एंड थ्योरीज हमें हेल्प करती है इथिकल डिलेमास में। तो व्हाट इज इथिकल डिसीजन और मॉडल्स, मेकिंग मॉडल्स इन इंजीनियरिंग। देखो, फ्रेमवर्क्स टू हेल्प इंजीनियर्स, ठीक है, दैट एनालाइज इथिकल डिलेमास एंड मेकिंग रीजन्ड डिसीजंस। ठीक है, प्रॉपर रीजन डिसीजन। जैसे एग्जांपल इथिकल साइकिल, स्टेक होल्डर एनालिसिस, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस, मतलब प्रिंसिपल, आपके कुछ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो उसके बेस्ड आप अप्रोच फॉलो करेंगे। देन फ्यूचर फॉर इंजीनियरिंग इथिक्स। फ्यूचर में क्या आएगा, न्यू न्यू इथिकल चैलेंजेस, न्यू इथिकल इश्यूज, साइबर इश्यूज आएंगे, प्राइवेसीज इशू आएंगे, जैसे कि देखो बायोटेक में इशू आएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से रिलेटेड इशू आएंगे, नैनोटेक से रिलेटेड आएंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो इथिकल इश्यूज आएंगे इससे रिलेटेड, तो वो फ्यूचर है। तो उसको भी थ्योरी में लाना पड़ेगा, पता होना चाहिए। अब आप आज इंजीनियर बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर बन जाएंगे, तो आगे जाके हो सकता है आज से 20 ईयर्स बाद यू विल बी एट द टॉप ऑफ द डिसीजन मेकिंग, आप जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएं किसी मिनिस्ट्री में। तो आपको जब डिसीजन लेना होगा, तो अगर आपने इथिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो दैट विल बी टफर फॉर यू, तो आपको उस समय पढ़ना पड़ेगा। और एट द एज आफ्टर 20 ईयर्स, एट द एज ऑफ 40 and 45, आपको जो पढ़ना पड़ेगा, तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। तो इसलिए जो न्यू इथिकल इश्यूज हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा आपको, इथिक्स के बारे में पता होगा, देन इट विल बी फाइन। देन टीपी टीपीडीयू प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ये पीवाईक्यू में पूछा है, फॉर्मर इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या है गाइस,
R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे मेजर नेशनल इनिशिएटिव जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, और आईटी और ई गवर्नेंस, ये टेक्नोलॉजी टीपीडीयू के अंडर था। देन क्राउड फंडिंग, ये भी रिसेंट का पीवाईक्यू है, मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है दोनों, सेक्रेड काउ एंड ये, तो अच्छे टॉपिक है ये भी, पढ़ लेते हैं। देखो क्राउड फंडिंग क्या है, मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, पैसा लेना प्रोजेक्ट कहाँ से, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, ठीक है, क्राउड से पैसा लेना है। तो रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, वेंचर, कॉज, कुछ भी, फॉर फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टिपिकली वाया इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, commonly used to fund startups, creative projects, social enterprise और charitable initiatives. Then next, sacred cow, देखो बस इतना समझ लेना sacred cow होता क्या है, ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये a project initiative that is shielded from criticism, a project initiative और आइडिया दैट इज शील्डेड फ्रॉम क्रिटिसिज्म, जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा। तो ये क्या है, एक आइडिया है, कस्टम है, दैट इज इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म, इम्यूनिटी प्रोवाइड है, इसका आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। कोई चीज सेक्रेड है गाइस, ऐसा प्रोजेक्ट जो सेक्रेड है, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो पीपल आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्री एजुकेशन मे बी कंसिडर्ड एज सेक्रेड का, समझ रहे हैं। देन कोई भी बेटर थिंग जो सोसाइटी के लिए, इरेडिकेशन पॉवर्टी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे गवर्नमेंट का है, एनएफएसए। नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है कौन कौन से प्रोजेक्ट सेक्रेड काउ के अंडर आएंगे, तो डेफिनेशन पता होगी तो आप सोच सकते हैं जो पॉजिटिव चेंज लाएंगे सोसाइटी में वो सेक्रेड काउ में आ जाएंगे। देन इथिक्स एज इंजीनियर्स एज रेस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटर्स, देखो क्या कितनी अच्छी बात कही है। इसको एज ए एग्जाम्पल इथिक्स के मेंस में भी लिखा जा सकता है कि इंजीनियर्स एज responsible experimenters view engineering practice as a form of social experimentation with potential consequence of public safety and well-being। आपने गाइस जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वो सुना होगा। अब गाइस उसमें पब्लिक सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, उसमें जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, तो उसमें पब्लिक सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया और वो लोग ऐसे ही चला रहे थे, तो वहाँ इथिक्स यूज नहीं हुई थी ना। तो इंजीनियरिंग जो है वो, उसमें इथिक्स का रोल बहुत बड़ा है गाइस। आप लोग साइंटिफिक चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप द वेलबींग ऑफ द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी शुड बी एट द पारामाउंट। सो इथिकल अवेयरनेस इसमें क्या क्या है, ethical awareness, recognizing understanding ethical implications of engineering project, then accountability, taking responsibility for potential outcome of their responsibility लेनी, इसको और एक और क्या वर्ड कहेंगे, accountability, एक और transparency, ये दोनों वर्ड तो एक साथ ही आते हैं। then monitoring, continuously assessing the performance and impact of engineering project, ठीक है, मॉनिटर वर्ड का मतलब पता ही है, प्रॉपरली मॉनिटर करना है, एसेस करना है परफॉर्मेंसेस को। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब आपको इन्फॉर्म रखना है सामने वाले को, ensuring those affected by engineering projects are informed about the risk, जो अफेक्टेड है, कोई ट्राइबल पीपल अफेक्टेड है, आप माइनिंग कर रहे हैं कोल की, तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आपके लिए ये हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमारे, ओके। देन गाइस नेक्स्ट नस बॉम्ब्स कैपेबिलिटी अप्रोच, ये गाइस पीवाईक्यू में पूछा है। इसके अंदर क्या एम्फेसिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग, importance of individuals having real capabilities to achieve certain basic functioning, मतलब आप किसी की कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, दैट आर एसेंशियल फॉर अ लाइफ और डिग्निटी। जैसे फॉर एग्जांपल की कैपेबिलिटी जैसे लाइफ, बीइंग एबल टू लिव टू द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, देन बॉडी हेल्थ, बीइंग एबल टू हैव गुड हेल्थ, देन इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, being able to move freely from place to place to secure against violent assault including sexual assault, ये सब इसके अंदर है। देन सेंसेस, इमेजिनेशन, थॉट, तो नॉस्पैम कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या है, की कैपेबिलिटीज जो एसेंशियल है लाइफ, ओके। देन इमोशंस, बीइंग एबल टू हैव अटैचमेंट टू द थिंग्स, देन पॉलिटिकल प्रैक्टिकल रीजन, ठीक है, फॉर्म अ कंसेप्शन ऑफ गुड, और टू एंगेज इन क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, क्रिटिकल क्या होता है गाइस, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन किसी चीज को क्रिटिसाइज करना अगेंस्ट द व्यूज। देन एफिलिएशन, being able to live with or towards others, to recognize, show concern for human beings, concerns for human beings, affiliations, ठीक है, to engage in various forms of social interaction, then having social basis or self respect,
नॉन ह्यूमिलिएशन मतलब एफिलिएशन के अंदर ये सब आ जाएगा। बस इतना ही जान लेना हेडिंग कि नॉसबैम कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या है, वो इंडिविजुअल्स की जो रियल कैपेबिलिटीज है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे लाइफ, हेल्थ, इंटीग्रिटी, सेंसेस, इमोशंस, बस यही है। ओके। और इन पे कंट्रोल ओवर वंस इन्वायरमेंट, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, मटेरियल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। देन गाइस इंपॉर्टेंट जो इथिक्स से रिलेटेड है, वर्च्यूज, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत डिटेल में दे दिया है। एक बार मैं पीडीएफ दे दूंगा तो एक बार बस रीड कर लेना। और देन वर्च्यूज इन प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म में क्या क्या वर्च्यूज हैं, देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था वर्च्यूज, तो वो प्रोफेशनलिज्म में पूछ रहा है। तो वर्च्यू अप्रोच, सोक्रेट्स, प्लेट्यू, वर्च्यू इथिक्स पढ़ा है हमने। देन पॉजिटिव करेक्टर और ट्रेड्स, हैबिट्स, पॉजिटिव दैट कंट्रीब्यूट टू इथिकल एंड इफेक्टिव प्रोफेशनल कंडक्ट, जैसे कि पब्लिक स्पिरिटेड, आप पब्लिक के बारे में सोच रहे हैं, वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, सेल्फ अंडरस्टूड टर्म है, टीम वर्क, टीम के साथ प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं वर्क को, इफेक्टिवली कोलेबोरेट कर रहे हैं, वर्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि पूरी टीम खुश रहे एंड पूरी टीम प्रॉपरली अपना कंट्रीब्यूशन दे। तो द एबिलिटी टू कोलेबोरेट इफेक्टिवली विद अदर्स, रेस्पेक्टिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, criticism and working towards common goals. Then self direction, क्या है, ये सब कुछ वर्च्यूज हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ये वही, और भी बहुत सारे वर्च्यूज हैं, बट दीज आर वर्च्यूज लिस्टेड इन PYQ। द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, ओके, independent judgment, initiative or taking responsibility for one's own professional development. While self-realization is important personal growth, the focus is on virtue directly related to professional. जो self realization है वो है important virtue but directly related नहीं है प्रोफेशनल कंडक्ट से। ओके, तो ये उस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन डेविस मोरल 8 मोरल टेस्ट आपने पढ़ लिए। हार्म, देखो हार्म से ही करा था उसमें, बाकी हीट हीट लिखा था, तो हार्म याद रखना। और इसकी हमने क्या देखी थी, एच पी डी आर और VPCO, इन्होंने ऐसे दिया, हमने कोई ट्रिक बनाई थी। ओके, तो हार्म है, पब्लिसिटी है, डिफेंसिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी है, वर्च्यू है, प्रोफेशनलिज्म है, कलीग है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट, ओके, इट इज नॉट, ओके, ये आंसर में नहीं आएगा। देन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द आइडिया दैट कंपनीज हैव इथिकल और सोशल ऑब्लिगेशन बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट। और ये केरल की CSR, केरल गिलिगन की क्या है, आपने पढ़ा है, केयर, इथिक्स फॉर केयर, केयर के रिलेटेड। सो इसकी CSR हायरार्की क्या है, हायरार्की, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू बी प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियली वाइबल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए। देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, obey laws and regulations. Then ethical responsibility, the duty to act morally and ethically even beyond legal, कोई चीज लीगल नहीं है बट इथिकल है तो उसको आप इथिकली, इथिक्स को फॉलो करिएगा। एंड देन philanthropic responsibility, voluntary activities aimed at contributing to well-being of the society, और इसी के अंडर CSR आता है। The hierarchy suggests a sequential order of importance with economic and legality forming the foundation for ethical and philan, ये फाउंडेशन बनेंगे दोनों, ये जो इकोनॉमिक एंड लीगल जो है वो फाउंडेशन है फॉर इथिकल एंड फिलेंथ्रोपिक। ओके, देन इथिक्स फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ESW, एक इथिक्स बियॉन्ड, क्या था, इथिक्स बियॉन्ड विदाउट बॉर्डर्स, ऐसा कुछ आया था, EWB। सो इथिक्स फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजिंग इंजीनियरिंग नॉलेज एंड टैलेंट टू एड्रेस सस्टेनेबल चैलेंज, इंजीनियरिंग नॉलेज को यूज करके सस्टेनेबल, सस्टेनेबल के बारे में आपको पता होगा, सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल की सेल्फ नीड्स को फुलफिल करना, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर को ध्यान में रखना है, फ्यूचर नीड्स शुड बी केप्ट इन माइंड, दिमाग में रखना है फ्यूचर की नीड को, उसी हिसाब से आज यूज करना है। 2002 में बनी थी ये। इट एम्पावर्स इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन करना है, ऐसा डिजाइन करना है कि कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन हो, और मोर सोसाइटी को ज़्यादा हेल्पफुल हो।
तो it is for engineers for sustainable world. Then ILO 998 principles, it is क्या है? ILO Declaration of Fundamental Rights and Right at Work, डिक्लेरेशन ऑफ बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। कब बनी थी ILO, ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। आउटलाइनिंग आपको भी लगेगा ये तब बनी थी क्या, ऐसा सोचेंगे आप, सोचना एक बार सर्च करके। आउटलाइनिंग कोर लेबर स्टैंडर्ड्स दैट ऑल मेंबर स्टेट हैव ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड्स हैं लेबर के लिए, फंडामेंटल राइट्स एंड राइट एट वर्क। सो ये ILO के हैं, ठीक है। फॉर्मेशन और एसोसिएशन, ये कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी। एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, ये हमारे आर्टिकल 23-24 के अंदर है, ओके। चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन इफेक्टिव एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 24 में आ गया, वो 23 में था। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे पॉइंट्स थे ILO में। जो माइग्रेशन है वो सेपरेट, वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ILO, ओके। Then business ethics, the application of ethical principles and values to business conduct and decision making. इसमें क्या क्या आएगा? एम्स टू अवॉइड लॉ को नहीं ब्रेक करना है, पुअर पब्लिक इमेज नहीं बनानी है। जैसे टाटा, टाटा की इमेज कितनी है, बहुत बेस्ट, बेस्ट इमेज है। वो इमेज पे ही काम करते हैं, ज्यादा मार्केटिंग से ज्यादा वो इमेज पे वर्क करते हैं, और वही इमेज उनको प्रॉफिटेबल बनाती है। तो डैमेज करती है पुअर इमेज, रेपुटेशन। देन हार्म टू स्टेक होल्डर्स, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ये सब नहीं करना है, अवॉइड करना है, ओके। देन नेक्स्ट, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, क्या इन्फॉर्म करना है? इथिकल ऑब्लिगेशंस पर्टिकुलरली फॉर प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू पब्लिक रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, मतलब वही, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इस ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। प्रॉपर जो डेटा है वो इंश्योर होना चाहिए कि पब्लिक अवेयरनेस में रहे, डेटा इजीली अवेलेबल हो, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर को ध्यान में रखना है। देन लॉ एंड मोरालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, कोई चीज ऐसी हो सकती है वो लॉ लॉफुल हो, मतलब लीगल हो, बट वो इमोरल हो। और कोई ऐसा हो सकता है जो इमोरल हो बट वो उल्टा भी हो सकता है कि वो मॉरल हो बट वो इलीगल हो, ओके। जैसे यूथनेसिया एक कंसेप्ट आता है, यूथनेसिया इलीगल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई बार कि अलाउ कर सकते हैं, बट ओके, तो वो मोरालिटी भी हो सकता है, इथिक्स के पर्सपेक्टिव से उसे देखा जाए। देन लॉज रिफ्लेक्ट्स अंडरलाइंग मोरल वैल्यूज एंड सोसाइटल नॉर्म्स, moral consideration can influence development and interpretation of laws, moral can influence, तो can तो सब कुछ हो सकता है। then influence of conscience and, देखो legal system often take into account deeply held moral beliefs, legal system including those based on conscience and religious principle, देखो कई religious law, special marriage act और हिंदू हिंदू कोड बिल है, कई है हिंदू के रिलेटेड बिल है, डाउरी बिल है, तो रिलीजियस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते ही है। ऑल्दो एक्सटेंट ऑफ दिस इन्फ्लुएंस कैन वेरी। अब यूसीसी है एक टर्म, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो सब इक्वल है, कोई रिलीजियस कोई कोई भी हो, सब इक्वल है, बट ऐसा इंडिया में अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा है, 44। सो लॉज कैन इन्फ्लुएंस, मोरालिटी शुड इन्फ्लुएंस, आई विल से, कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज है, क्योंकि इथिकल तो होना ही चाहिए, मोरालिटी तो होनी ही चाहिए उसमें। देन क्राइम रिपोर्टिंग वर्सेस रियलिटी, देखिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। क्राइम रिपोर्टिंग, देखो अ राइज इन नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट एन एक्चुअल इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ क्राइम्स। सही बात है कि आप रिपोर्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि क्राइम भी बढ़ रहे हैं। क्राइम रेट हो सकता है, क्राइम रेट घट रहा हो, पर रिपोर्टिंग बढ़ रही है। जो पहले रिपोर्ट नहीं होते थे वो अब रिपोर्ट होने लगे हैं। सो पोटेंशियल फैक्टर फॉर इंक्रीज ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, इंक्रीज ट्रस्ट इन लॉ एनफोर्समेंट, चेंजेस इन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कुछ भी कारण हो सकता है कि रिपोर्टिंग ज्यादा हो क्यों रही है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है पब्लिक का लॉ एनफोर्समेंट में, चेंजेस, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डिजिटल हो रहा है बहुत ज्यादा। देन स्पेसिफिक कैंपेन्स एनकरेजिंग रिपोर्टिंग कैन लीड टू हायर नंबर, रिपोर्टिंग बढ़ रही है, क्राइम रिपोर्ट बढ़ रहा है, दैट इज गुड। देन गाइस, सोशल इन्वॉल्वमेंट, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज, ये इसके अंदर भी वही आ जाएगा, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो बिजनेस जो है, इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, सोशल इश्यूज, contributing to well-being of the community, reduced need for regulation, proactive social responsibility can sometimes proactive social responsibility can sometimes prevent the need of government intervention. गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत कम पड़ जाएगी अगर प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट लेगा सोशल इश्यूज में. then no inherent harm to balance of payment. Social involvement when strategically implemented does not necessarily negatively impact कंट्रीज बीओपी. बीओपी क्या होता है गाइस? बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये पूछा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है गाइस? एक कंट्री और दो कंट्री के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो ट्रेड होता है, तो उसको उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. ठीक है. ट्रांजेक्शन बिटवीन द जो यहाँ के सिटीजन्स हैं एंड फॉरेन सिटीजन्स, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, उस ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है. इंडिया में 1992 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था. 1991 में जो बीओपी क्राइसिस आया था, जब ग्लोबलाइजेशन आया था, एंड देन आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें हेल्प किया था. अभी श्रीलंका में रिसेंटली बीओपी क्राइसिस आया था, ग्रीस में भी आया था, अर्जेंटीना में भी आ चुका है. ये यूपीएससी के फेवरेट वो हैं थीम. देन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस क्या है गाइस इसमें? अ सेट ऑफ पब्लिक कॉपी. देखो, आईपीआर पे भी क्वेश्चन पूछता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट्स. ठीक है. तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना. जितनी थ्योरी गिवन है ना, थ्योरी भी पढ़ लेंगे, मैंने जो दिया उतना भी काम हो जाएगा. अ सेट ऑफ पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंसेस दैट इनेबल क्रिएटर्स टू शेयर देयर वर्क while retaining some rights. ठीक है. मतलब पब्लिक अ सेट ऑफ पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंस दैट इनेबल क्रिएटर्स टू शेयर देयर वर्क, मतलब वो अपने वर्क को शेयर करें बट रिटेनिंग सम राइट्स. देखो, फेयर यूज का टर्म भी बहुत आता है, फेयर यूज. सो उसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है, वो कोर्ट इंटरप्रेट करेगा. तो कॉमन लाइसेंस एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे एट्रीब्यूशन, रिक्वायर्स यूजर टू गिव क्रेडिट टू ओरिजिनल क्रिएटर, क्रेडिट देना जरूरी है. देन शेयर अलाइक, allows user to distribute derivative work only under license identical to original. जो derivative works होते हैं ना गाइस, जो उससे ड्राइव होते हैं ओरिजिनल कंटेंट से, तो वो क्या है, वो उसी लाइसेंस में हो जिसमें ओरिजिनली था. देन नो डेरिवेटिव्स, allow users to copy and distribute the original work but not to create derivative work. अगर डेरिवेटिव वर्क हो रहा है तो उसी सेम लाइसेंस में हो, वरना नहीं हो. देन नॉन कमर्शियल, रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ वर्क फॉर commercial purposes. So not a license. Copyright infringement is a violation of copyright law, not a type of creative common license. Okay. जो कॉपीराइट इंफ्रिजमेंट है, ये वायलेशन है कॉपीराइट लॉ का, ये कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के अंडर नहीं आता है. देन प्रोफेशनल वर्सेस एमेच्योर. प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स हुआ क्या क्या होंगे? प्रोफेशनल्स की क्वालिटी, फोकस्ड एक्सपर्टाइज, ट्रेंड कॉम्पिटेंस, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी प्रोफेशनल्स की क्वालिटीज होंगी. देन अमेच्योर, ऑफन अनट्रेंड. देन potentially unfocused, typically without the same level of ethical obligations. ठीक है, without important same level of उतनी responsibility नहीं होगी जो trained professional में होगा. तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है. देन यूथेनेसिया अभी हम डिस्कस कर रहे थे. एक्ट ऑफ इंटेंशनली एंडिंग पर्सन्स लाइफ टू रिलीव पेन. अब गाइज, इलीगल हो सकता है किसी को किल करना, बट मोरल इथिकल भी हो सकता है. ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन, और वो पेन खत्म होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है एज पर करंट रिसर्च. सो ये एक डिबेट हो जाता है. ओके. वॉलेंटरी परफॉर्म विद कंसेंट ऑफ द पर्सन हुज लाइफ इज एंडेड. इनवॉलेंटरी परफॉर्म विदाउट कंसेंट. दोनों तरह के हो सकते हैं, और इसको अनइथिकल माना जाता है जो इनवॉलेंटरी होता है. ओके. अब इथिकल वर्सेस लीगल डिबेट्स होती है. यूथनेशिया इज हाईली कंट्रोवर्शियल इश्यूज विद significant ethical, moral and legal implications, often involving consideration of autonomy, compassion, sanctity of life. मतलब वही है कि इलीगल है किसी को किल करना, बट इथिकल है उसको पेन से रिलीव करना. सो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट, वन सेकंड.
ओके, देन यूटिलिटेरियनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक, ये हम पढ़ चुके हैं यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। दो दो इससे रिलेटेड है, एक बेंथम है और एक जेएस मिल है। एज मेंशन अर्लियर, मोरली राइट एक्शन इज वन दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल हैप्पीनेस। कई बार रिपीट हुआ है इस टॉपिक पे। ओके, मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस, ज्यादातर लोग खुश रहने चाहिए। देन सेफ्टी इन इंजीनियरिंग एथिक्स, देखो सेफ्टी की बात कर रहा है, अभी तक हम सेफ्टी तो पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, मतलब इतने समय से। एंश्योरिंग सेफ्टी इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, मतलब मोर देन, मतलब जस्ट एक्सीडेंट को अवॉइड करने से बहुत ज्यादा करना है आपको। और ऐसा नहीं, मतलब कोई सेफ्टी लैब्स तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसमें कॉस्ट ऑफ रिस्क, इसमें क्या क्या किस चीज किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो बैलेंसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जो सेफ्टी मेजर्स की भी कुछ कॉस्ट लगेगी, जब प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट सब कुछ लगेंगे तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो बैलेंस करना है, क्या कह रहा है, बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने में, एंड अगेंस्ट द पोटेंशियल कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इकोनॉमिक और ह्यूमन। देखो ह्यूमन लाइफ का कोई वो नहीं है, ह्यूमन लाइफ को तो हमेशा सेव करना चाहिए, चाहे वो एक ही लाइफ क्यों ना हो। देन परसेप्शन ऑफ रिस्क, हाउ इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक परसीव और इवेल्युएट डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क विच कैन बी सब्जेक्टिव। ओके, रिस्क को परसेप्शन करना है, अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग सोसाइटी अलग अलग उसको रिस्क को डिफरेंट लेवल तरीके से उसको इवेलुएट करेगी। तो हाउ इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक परसीव और इवेलुएट डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क विच कैन बी सब्जेक्टिव, वही बात कर रहे हैं हम। देन यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, weighing द बेनिफिट्स एंड यूजफुलनेस ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट अगेंस्ट द इनहेरेंट रिस्क, उन दोनों को वे करना है। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, एन इथिकल प्रिंसिपल दैट ऑब्लिगेट्स इंडिविजुअल्स। देखो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, सोचिए क्या हो सकता है इसका मतलब, जो बेनिफिशियल मतलब जो बेनिफिट करे किसी को। तो एथिकल प्रिंसिपल दैट ऑब्लिगेट्स इंडिविजुअल टू एक्ट इन वेज दैट बेनिफिट अदर्स, ऐसा प्रिंसिपल जो ऑब्लिगेट करता है, ठीक है, ड्यूटी लाता है आपको, आपके ऊपर कंपल्शन डालता है कि आप एक्ट इन अ वे दैट बेनिफिट अदर्स, प्रमोट देयर वेलबींग, इट इन्वॉल्व्स डूइंग गुड एंड प्रिवेंटिंग हार्म। ओके, देन प्रोफेशनल में उसका एप्लीकेशन क्या होगा, कि आप अपने क्लाइंट की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। यही सब द प्रिंसिपल इन सेंट्रल वे, सेंट्रल टू मैनी प्रोफेशनल रिक्वायरिंग द प्रैक्टिशनर टू यूज देयर स्किल्स नॉलेज टू हेल्प देयर क्लाइंट्स एंड द पब्लिक। देन सोसाइटल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस थ्योरी, देखो दो टॉपिक है नेक्स्ट। सोसाइटल डेवलपमेंट में क्या है गाइस, देखो सोसाइटी का डेवलपमेंट, तो सोसाइटल नॉर्म्स दैट इवॉल्व कैसे, फोकवेज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये तीनों टर्म जो है ना पीवाईक्यू में पूछे थे। तो इनफॉर्मल कस्टम्स, ट्रेडिशन दैट आर जनरली फॉलोड बट डू नॉट कैरी स्ट्रॉन्ग मोरल सेंशंस। प्रोग्रेशन, पहले मतलब फोकलेज से स्टार्ट होता है, देन ट्रेडिशन, इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देन मोर स्टेब्लिश्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस दैट आर ऑफन पास डाउन थ्रू जनरेशंस। और कस्टम्स क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अब देखो फोकवेज क्या है, अभी ये इनफॉर्मल कस्टम और ट्रेडिशन है, इनफॉर्मल है, ठीक है, जनरली फॉलोड बट कोई मॉरल सेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। ट्रेडिशंस क्या है, मोर स्टेब्लिश्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस दैट ऑफन पास थ्रू जनरेशंस। और कस्टम्स क्या है गाइस, इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड वाइडली एक्सेप्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट हैव फोर्स ऑफ सोशल कन्वेंशन एंड मोरल इम्प्लीकेशंस भी होंगी। ओके, तो ये प्रोग्रेशन है, पहले फोकवेज है, देन ट्रेडिशन, और फाइनली वो कस्टम बन जाता है। व्हाट इज कन्वर्जेंस थ्योरी, a sociological theory that suggests that a society modernizes and they tend to become more alike in terms of their social structures। जब देखो जब सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी तो उसका सोशल स्ट्रक्चर बदलेगा, उसका इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, कल्चरल वैल्यूज। तो वही कह रहा है कि जब मॉडर्नाइज होगी तो किस चीज को अफेक्ट होगा, सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ बदलेगा। जैसे मॉडर्नाइज सोसाइटी में आप सोचे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है हमारी सिटी में, है। तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में, मॉडर्न सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिटी में किसी को नहीं पता कौन क्या है, कौन, कोई किसी के बैकग्राउंड नहीं पूछता भाई। तो यही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर है, सब एक साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। डोमिनोज कल्चर आ गया, मैं तो ये कहूंगा डोमिनोज पिज्जा कल्चर, डोमिनोज और बर्गर कल्चर, जिसमें आप सब जा रहे हैं डोमिनोज पिज्जा के रेस्टोरेंट में, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अब तो स्विगी कल्चर आ गया है,
ये मॉडर्न सोसाइटीज है, इसको कोई मतलब नहीं है कौन हमारा खाना ला रहा है क्या है बस। तो दिस इज व्हाट कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इज। तो ड्राइविंग फोर्सेस फैक्टर लाइक ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और आवर सोसाइटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है सोसाइटी में। सो कौन कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं इसके लिए जो हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, देन शेयर्ड इकोनॉमिक प्रेशर्स, सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, ओके, सम वर्ड्स लाइक दैट। देन प्रोफेशनल मेल प्रैक्टिस। देखो, a legal term referring to negligent act or omission by professional that falls below the accepted standards of care। ठीक है, मेल प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब कोई डॉक्टर है खाली पैसा कमाने के लिए पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, मेल प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जरूरत नहीं है फिर भी उसको दवा दे रहा है, जरूरत नहीं है इंजेक्शन लगा रहा है, तो दैट इज मेल प्रैक्टिस और दैट इज नॉट एक्सेप्टेड अंडर द केयर इकोनॉमी, केरल की लीगल की जो थी। सो लीगल टर्म रेफरिंग नेग्लिजेंट एक्ट by professional that fall below the accepted standard of care, below in their profession and causes harm to the client and patient, can lead to legal liability, lawsuits, financial penalties, कुछ भी लग सकती है इसमें। then trade secrets, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल ट्रेड, यूपीएससी का ट्रेड सीक्रेट है, वो कैसे मार्क्स देता है, क्या अंदर चल रहा है इंटरव्यू में, कैसे जज किया जाता है, किसी को नहीं पता, दैट इज ट्रेड सीक्रेट। सो सब गैस करते हैं ऐसे वैसे, मैं भी गैस कर सकता हूँ और मुझे पता भी है कैसे इंटरव्यू में मार्क्स लगते हैं, बट ये एग्जैक्ट कहना इम्पॉसिबल है। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कोला का ट्रेड सीक्रेट है, कोला का किसी के बारे में नहीं पता क्या फॉर्मूला है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट गिव्स अ बिजनेस अ competitive edge, not generally known to public, not known to public, okay। Trade secrets are protected by law, unauthorized disclosure or can result in legal action। Example, formulas, processes, designs, custom list, ये कोई डिक्लेयर नहीं करता है, ओके। देन एपिस्टेमोलॉजी, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। इट इज द फिलोसफी कंसर्न विद नेचर, स्कोप और लिमिट्स ऑफ नॉलेज, okay। It is a branch of philosophy concerned with the nature, scope and limits of knowledge। It investigates questions such as what constitute knowledge, how it is acquired, मतलब नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी मेनली नॉलेज, ओके। देन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है गाइस? रिलेटेड टू माइंड, दिमाग से रिलेटेड है, हमारे मोरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो मेटा इथिकल व्यू, मेटा मतलब इथिकल, मतलब डेटा ओवर डेटा, जैसे मेटा डेटा बोलते हैं ना, तो डेटा का डेटा, तो मेटा इथिक्स, इथिक्स की इथिक्स। तो मेटा इथिक्स व्यू दैट मोरल जजमेंट्स एक्सप्रेस्ड बिलीव्स अबाउट, जो मोरल जजमेंट्स है, व्यू दैट मोरल जजमेंट्स एक्सप्रेस्ड बिलीव about objective moral properties and can therefore be true false। cognitive beliefs that moral statement are true, truth, aptitude, okay। तो कॉग्निटिज्म मतलब रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव एबिलिटी, योर सिक्स सेंस जैसा कहते हैं। देन इंजीनियरिंग इथिक्स, बेसिक डेफिनेशन, द फील्ड ऑफ अप्लाइड इथिक्स, जैसे हमने और क्या क्या पढ़े इंजीनियरिंग इथिक्स के, जहाँ मेडिकल इथिक्स, ठीक है, अप्लाइड इथिक्स पढ़ा है ना हमने, अप्लाइड। और कौन सा इथिक्स पढ़ा है? एक नॉर्मेटिव इथिक्स पढ़ा है, आई एम सॉरी, यही लिख देते हैं, नॉर्मेटिव इथिक्स, ओके। A field of applied ethics that examines moral principles, values, code of conduct that should guide engineers, okay। सो अप्लाइड एथिक्स का फील्ड है जो इंजीनियर्स को गाइड करेगा, टेकिंग मोरल डिसीजंस, इथिकल डिसीजंस, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना, बस इतना ही है, ओके। इट इज ए फील्ड ऑफ अप्लाइड एथिक्स दैट विल गाइड इंजीनियर्स इन टेकिंग मोरल डिसीजंस, इथिकल डिसीजंस, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट्स, वैल्यूज, सब लगा दो जितना पढ़ा एथिक्स में। सो इसमें क्या, अंडरस्टैंडिंग एथिकल वैल्यूज रेलेवेंट टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस? पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एक सोसाइटी पे भी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, एक और हो सकता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज फॉर engineers। Then identifying and resolving moral issues that arise in engineering work,
एंड अडेयरिंग टू प्रोफेशनल कोड ऑफ इथिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मेडिकल इथिक्स कोड होता है, मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। सो आपको भी अडेयर करना है ताकि आपको कोई इशू नहीं होगा। देन विसल ब्लोइंग स्टेप्स, कि विसल ब्लो करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो क्या है गाइस, देखो विसल विसल ब्लोइंग क्या है कि एक्सपोज करना इलीगल और करप्शन को एक्सपोज करना, आसान भाषा में एक्सपोजिंग अनइथिकल और इलीगल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू इंटरनल और एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? स्टडी, पहले उसको प्रॉपरली स्टडी करना, केयरफुल गैदर एविडेंस, ओके, कंसीडर रिस्क, जो खुद पे रिस्क होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विसल ब्लोइंग। देन अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से बात करिए, इफ अप्रोप्रिएट एंड सेफ, सेफ हो जाओ। देन रेज कंसर्न्स इंटरनली थ्रू established channels, escalate internally if initial reporting is ignored or mishandled, escalate internally to higher levels, go external if needed. If internal channel fail to address the issue, then you can go to external channel, you can go to media or some other law enforcing agencies. Then code of ethics for engineers, important, देखो, provide a set of principles और guidelines जो help engineer करते हैं ethical decision में, और conduct their professional activities responsibly. तो what is code of ethics? It is a set of principles or guidelines, set of principle or guidelines that help engineers to take ethical decisions and conduct in their, and also it guides their conduct in professional activities responsibly. So इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी, देन कॉम्पिटेंस, एक इन्वायरमेंट जरूर आता है, देन डिलीजेंस इन देयर वर्क, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ये तो इंटीग्रिटी हम पढ़ते ही हैं, इंटीग्रिटी एंड अवॉइडेंस, ओके। देन नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी कई बार किया है, आईपीआर। सो वन सेकेंड, ठीक है। देन डेफिनेशंस जो आईपीआर की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या है गाइस, लीगल राइट्स, जो आपका जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आपका कुछ क्रिएशन है, आपकी कोई बुक है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो लीगली प्रोटेक्टेड है, तो इट इज ए लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट्स द क्रिएशन। जैसे माइंड से इन्वेंशंस, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइंस, ओके, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, इनको प्रोटेक्ट करता है गाइस, लीगली प्रोटेक्ट करता है, तो दैट इज आईपीआर। आईपीआर के लॉज भी हैं, इंडिया में भी है, टू ग्रांट क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज देयर क्रिएशंस फॉर सर्टेन पीरियड, इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगर आपको चाहिए तो आप पे करिए, उसे उससे परमिशन लीजिए, खरीदिए। देन विसल ब्लोअर, कर चुके हैं हम विसल ब्लोअर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसमें गाइस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन, देखो मैं तो एक जज वाला एग्जांपल देता हूँ कि कोई जज है, वो कोई किसी केस में जज है और उसमें उसकी फैमिली की कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है, तो उसका वेस्टेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई कोई डील कर रहा है, डील में उसका कोई पर्सनल गेन है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए, ये इन्फॉर्म कर दीजिए पहले ही कि भाई मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड आई वांट टू टेक परमिशन ऑफ सीनियर कि मैं इसमें आगे बढ़ूं कि नहीं। A situation in which individuals personal interest could potentially compromise their professional पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट जो है प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जजमेंट्स एंड एक्शंस, ओके। कौन कौन से पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल, रिलेटिव्स, कुछ भी। देन इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी, आप पहले ही ट्रांसपेरेंसी कर दिए, डिस्क्लोज कर दीजिए, डिस्क्लोज दी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप जॉब करने जाएंगे तो आपको ये सब पता चलेगा जब जॉब करेंगे। देन नेपोटिज्म, बताने की जरूरत नहीं है, फेवरेट, शोइंग फेवरेटिज्म टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन हायरिंग प्रमोशंस, और ये अनइथिकल होता है गाइज, एज इट अंडरमाइंस मेरिट, मेरिट को अंडरमाइन करता है, फेयरनेस को अंडरमाइन करता है, और वहीं पे यूपीएससी का रोल आता है, ठीक है। यूपीएससी कभी इसको नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करता है। देन इथिकल जजमेंट फैक्टर्स क्या है गाइज, इथिकल जैसे मोटिव, अंडरलाइंग रीजंस और इंटेंशंस, देन नेचर ऑफ द एक्ट,
इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ द एक्शन इटसेल्फ, जैसे कि इज इट इनहेरेंटली हार्म, मतलब चोरी पहले ही गलत है, चाहे वो सही काम के लिए किया जाए चाहे गलत। देन इनहेरेंट कैरेक्टर, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फोर्सिबल आउटकम्स और रिजल्ट, क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या पब्लिक सेफ्टी को हार्म होगा इससे। देन कंटेक्स्ट, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस एथिकल डिसीजन में। आपका मोटिव क्या है, आप किसी की हेल्प करने के लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं तो इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोटिव। देन कैसा काम कर रहे हैं वो, क्या इनहेरेंटली रॉन्ग है, या कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पब्लिक को हार्म कर सकते हैं, आपकी इमेज को, रेपुटेशन को डाउन कर सकते हैं। कंटेक्स्ट, कौन सी सर्कमस्टांस में आप एक्शन कर रहे हैं, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देन इथिकल स्किल्स, देखो ये इथिकल स्किल्स डेवलप की जाती है बाय प्रैक्टिस, बाय रीडिंग, बाय स्टडिंग, बाय ट्रेनिंग। तो एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू नेविगेट इथिकल डिलेमास एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। तभी यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज दोनों में इथिक्स का सब्जेक्ट डाला है। उसमें सिविल सर्विसेज में केस स्टडीज देता है, उसमें इथिकल डिलेमास देता है, यू शुड टेक डिसीजंस इन एग्जाम्स। तो क्या है, इट इज द कॉम्पिटेंसीज टू नेविगेट इथिकल डिलेमास। ओके, इसमें क्या क्या है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, बीइंग ऑनेस्ट इन डिफिकल्ट, देखो ऐसे तो आप हो सकते हो बट डिफिकल्ट सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप ऑनेस्ट रहे। देन एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग दूसरों की फीलिंग, कम्युनिकेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी हम पढ़ चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी आपको पता ही है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना, रिस्पेक्टिंग टाइम कमिटमेंट्स, वर्ड देख रहे हो कितना अच्छा है, पंचुअलिटी, रेस्पेक्टिंग टाइम कमिटमेंट्स। देन पावर टाइप्स रिक्वायरिंग जस्टिफिकेशन, देखो रिवॉर्ड पावर बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोवाइड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ऑफ बेनिफिट्स नीड जस्टिफिकेशन टू एंश्योर फेयरनेस। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर है, जैसे कोहेर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, रेफरेंट पावर। इसमें क्या है, जैसे पहले कोहेर्सिव देखते हैं, देखो बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पनिश और थ्रेटन रिक्वायर्स, जैसे आपके पास ऐसी पावर है जो आप किसी को थ्रेटन कर सकते हैं, तो उसमें क्या है गाइस, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन टू इट्स पोटेंशियल टू हार्म। और रिवॉर्ड पावर है कि आप किसी को बेनिफिट कर सकते हैं, तो इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, फेयरनेस रखनी बहुत जरूरी है। जैसे आप गिफ्ट दे, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पद्म भूषण या पद्मश्री या भारत के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं उसकी पावर है, तो उसमें उसमें क्या है गाइस, प्रॉपर फेयरनेस होनी चाहिए। देन रेफरेंट पावर, किसी को आप रेफर करते हैं बेस्ड ऑन चरिश्मा, एडमायरेशन, पर्सनल अपील, इसके बेस पे नीड्स जस्टिफिकेशन टू एंश्योर इट इज यूज्ड इथिकली। मतलब यही है कि जो भी पावर है वो इथिकली यूज होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। ओके, लेजिटिमेट पावर बेस्ड ऑन पोजीशन और अथॉरिटी, और एक्सपर्ट पावर किसके बेस पे होगा, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, तो उसके बेसिस पे होता है। ओके, माइक्रो इथिक्स, इथिक्स माइक्रो शब्द का मतलब क्या है, वेरी माइन्यूट लेवल, तो इथिक्स छोटी छोटी, तो focuses on ethical issue delusion that arise at individual professional level such as conflict of interest, confidentiality, professional risk, मतलब बहुत छोटे लेवल पे। ओके, देन कोहेशन, कोहेशन का वर्ड का मतलब पता होगा आपको, कोहेशन सेम चीजों के बीच में अट्रैक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेटेड टू रिमेन पार्ट ऑफ इट। कोहेशन क्या है, मतलब सेम चीजों के बीच में अट्रैक्शन। सो मेंबर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कितने ज्यादा अट्रैक्टेड है, कितने मोटिवेटेड है। अब सोचिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप परेशान है उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि अरे यार ये खून चूस रखा है इसने, हमारा परेशान कर रखा है हमारे बॉस ने, ऐसा लोगों को लगता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कभी भला नहीं हो पाएगा। तो क्या होना चाहिए गाइस, या तो हटाओ ऐसे एम्प्लॉय को, भाई हो गया तुम्हारा काम, ऐसे को लगाए जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट करता हो, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बदलिए। शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ अमंग मेंबर्स, ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी, बिलोंगिंग, ये म्यूचुअल ट्रस्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोऑपरेशन, पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करना बियॉन्ड प्रोफेशनल ड्यूटीज, ये सब कोहेशन को इंप्रूव करेगा। देन accessibility legislation, laws and regulation enacted to ensure that individuals with disabilities have equal access to physical spaces, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी ने उनको भी दिव्यांग जन भी कहा था पहले। तो कोई भी बिल्डिंग होनी चाहिए, फिजिकल स्पेस होना चाहिए, वो प्रॉपर डिसेबल
के लिए एक्सेस होना चाहिए, लिफ्ट होने चाहिए, प्रॉपर रैंप्स होने चाहिए। तो लॉज एंड रेगुलेशन इनेक्टेड टू एंश्योर जो डिसेबिलिटीज पर्सन है हैव इक्वल एक्सेस टू फिजिकल स्पेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सब में इक्वल एक्सेस होना चाहिए। देन मोरल रिलेटिविज्म एंड एक्टिविज्म, बहुत मजेदार टर्म है। देखो, रिलेटिविज्म वर्ड से लग रहा है, मतलब दो चीज आपस में रिलेटेड है, बेस्ड ऑन समथिंग एल्स। The moral judgment are relative to particular individuals, cultures, historical periods. Relative है, they are not universally valid. It is relative to particular, मतलब एक कल्चर में ऐसा है, एक कल्चर में ऐसा नहीं है, एक रिलीजन में ऐसा है, एक में नहीं है। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म, डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट मोरल कोड्स। नॉर्मेटिव, देखो नॉर्मेटिव हमने पढ़ा था, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन मोरल नॉर्म्स, इवेल्युएशन करते हैं हम इसमें, ठीक है। देन सब्जेक्टिव, मोरल ट्रूथ इज रिलेटिव टू इंडिविजुअल्स ओन बिलीफ। देन मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, नेक्स्ट टर्म। इसमें क्या है गाइस, ऑब्जेक्टिव मतलब ये सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल है। दे आर ऑब्जेक्टिव मोरल ट्रूथ दैट आर वैलिड फॉर ऑल पीपल एट ऑल द टाइम्स, इंडिपेंडेंट होता है इंडिविजुअल्स के। ओके, द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू रीजन और इंट्यूशन, जैसे एग्जाम्पल यही सही है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल अगेंस्ट हार्म, ये सब यूनिवर्सल है, फंडामेंटल राइट सबको चाहिए। देन गाइस इथिकल डिलेमास, हमने पढ़ा है कॉन्फ्लिक्टिंग इथिकल सिचुएशंस, ठीक है, चूजिंग वन विल वायलेट अदर्स, नॉट नो क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर, ऐसा होता है उसमें। ओके, उसमें क्या करेंगे, ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉम्पिटिंग वैल्यूज। ओके, सो अप्रोच क्या होगा इसका रिजोल्यूशन का, आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, दोनों में जो वैल्यूज आ रही है, इसमें इंटीग्रिटी आ रही है, इसमें फेयरनेस आ रही है, ऑब्जेक्टिविटी आ रही है, उनको आइडेंटिफाई करिए। देन कंसीडर डिफरेंट इथिकल फ्रेमवर्क्स, जैसे यूटिलिटेरियज्म, डियोंटोलॉजी। Then seeking advice from trusted sources, analyzing potential consequences, prioritizing ethical principles based on specific context. Then guys हम पढ़ चुके हैं काफी चीजें दोबारा, जैसे इंटीग्रिटी, अडेरेंस टू मोरल एथिकल प्रिंसिपल, जल्दी करेंगे हम, ठीक है। और ऑनेस्टी, जैसे कि वैल्यूज वगैरह, इनको मतलब ऑनेस्टी है मेनली। और इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस भी आप इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, ऑनेस्टी, कीपिंग प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, वंस कॉन्शियस के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, करेज टू स्टैंड व्हाट इज राइट, ओके, इवन इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, यही पॉइंट है मेन। देन प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस आपने क्या पढ़ा, अपराइटनेस, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये तीन वर्ड याद रखिए, अपराइटनेस, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस, इन पब्लिक सर्विस, इथिकल कंडक्ट इन पब्लिक सर्विस, क्या मस्त डेफिनेशन है। व्हाट इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इथिकल कंडक्ट इन ऑल पब्लिक सर्विसेज। और अपराइटनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक पावर, इसमें क्या रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब आ जाता है। इंटीग्रिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी सब आ जाएगा। देन इमोशनल इंटेलिजेंस हम कर चुके हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और मैनेज वंस इमोशन, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस पता होने चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को जब फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड इट एंड देन यू विल मैनेज इट। देन मोटिवेशन, कि आपको कोई गोल अचीव करना है। देन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। सोशल स्किल्स, बिल्डिंग मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, इमोशनली कॉन्टैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इथिकल डिसीजन। सेल्फ एम्पैथी, बिहेवियर, मतलब ठीक है हम पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वही CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द रूल्स प्रैक्टिस प्रोसेस बाय विच कंपनी इज डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड, पढ़ चुके हैं हम ये रूल्स प्रैक्टिस प्रोसेसेस जिससे कंपनी डायरेक्ट करेगी। जैसे कॉर्पोरेट में जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस क्या था, ऑनेस्टी को फॉलो करना, इसको फॉलो करना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इथिक्स में क्या होगा, इथिक्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लगाना, सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, यही सब पॉइंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज सिग्निफिकेंट इथिकल इन्फ्लुएंस इंश्योरिंग कंपनीज ऑपरेट रेस्पॉन्सिबली, ट्रांसपेरेंटली एंड कंप्लायंस विद लॉस, इथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, it involves balancing interest of companies many stakeholders, एक स्टेक होल्डर इसमें पब्लिक भी है, ठीक है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें वुमेन हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा ना हो कोई कि एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर हो, अकाउंटेबिलिटी हो। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, और जैसे हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं तो हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हो, ऐसा ना हो हमारे पैसे बर्बाद हो जाए। देन फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट है गाइस कि
शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा अगर इस पे प्रॉपर लॉस फॉलो नहीं किए गए। तो कंपनीज के सभी स्टेक होल्डर को बैलेंस करना है इसमें, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स के राउट को ध्यान देना है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो रेस्पॉन्सिबली ऑपरेट करें, ओके, रिस्क मैनेजमेंट, इथिकल लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, ये सब हमने पढ़ लिया। देन पब्लिक सर्विस में कौन कौन सी वैल्यूज हैं गाइस, इंटीग्रिटी पढ़ लिया हमने, इम्पार्शियलिटी, बायसनेस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है गाइस, कि यू आर टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, कोई बायस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, रीजंस के बेसिस पे ले रहे हैं, ओके, सो ऑब्जेक्टिविटी, ऐसे ही पब्लिक जो वैल्यूज हैं। देन नेक्स्ट, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये सारी है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, कंपैशन, करेज ऑफ कन्विक्शन, इन सब के बारे में आप एक एक पैराग्राफ लिखना, जो सिविल सर्विसेज दे रहे हैं उनको तो आना ही चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट, इथिकल लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, इथिकल लीडरशिप, लीडरशिप दैट इज बेस्ड ऑन इथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, मतलब वो लीडरशिप जो इथिकल प्रिंसिपल और वैल्यूज को मैनेज करती है, सारे टीम जो आप जिन जिनको लीड कर रहे हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, कमिटमेंट होगा, इसमें क्या क्या होगा, इंटीग्रिटी, वही ऑनेस्टी, फेयरनेस, कमिटमेंट, सब डाल देना सब जगह, इथिकल लीडर्स डेमोन्स्ट्रेट ये सारे फीचर्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, लीडिंग बाय एग्जांपल, सेट एग्जांपल सेट करते हैं, पहले ही स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बाय डूइंग गुड प्रैक्टिस, ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, देन कम्युनिकेटिंग इथिकल एक्सपेक्टेशंस, then holding themselves are accountable for ethical conduct, making fair and just decisions, fostering ethical culture, ये सब गाइस करप्शन कम करने के लिए यही एक तरीका है, एथिकल लीडरशिप, कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करें, वो इथिकल एक्सपेक्टेशंस रखें, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाए, इथिकल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करें। देन मोरल करेज, मोरल करेज क्या है, एबिलिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस इथिकल प्रिंसिपल, इट इज द एबिलिटी टू एक्ट एज पर ethical principle खुद के and values, even when facing opposition or fear of negative consequences, still you have courage, moral courage, that you are going to act according to the ethical principles. Then देखो, engineers may encounter situations where upholding ethical standards require moral courage, such as refusing to compromise safety for cost, refusing to compromise safety for cost saving, भाई हम तो नहीं करेंगे ये गलत काम, आप देख लीजिए। फिर विसल ब्लोअर की जरूरत पड़ जाती है, देन अगेन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर प्रोटेक्शन जरूरी है विसल ब्लोअर को, क्योंकि वो करप्शन को बाहर ला रहा है, तो डेफिनेटली आपने दुबे जी का नाम तो सुना ही होगा, फेमस, तो उसी के बाद कई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड मेनी थिंग्स केम, ओके। देन रिस्क असेसमेंट एंड इथिक्स इन इंजीनियरिंग, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल हजार्ड्स, देखो रिस्क को एसेस करना और इथिक्स दोनों को मिक्स करना है इंजीनियरिंग में, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स एंड इवेल्युएटिंग लाइकलीहुड और सेवरिटी ऑफ रिस्क, मतलब वही हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके उसके इम्पैक्ट्स को स्टडी करना है, इवेल्युएट करना है, और फिर एक्सेप्टेड लेवल्स, डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेड लेवल्स ऑफ रिस्क, मतलब कितना रिस्क हम टेक कर सकते हैं कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ को तो लॉस नहीं होगा सबसे पहले। देन इसमें क्या क्या है, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है रिस्क के, ट्रांसपेरेंसी रखना है, बेनिफिट्स और रिस्क को बैलेंस करना है, देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लेना है, टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शंस इन फेस ऑफ अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल, देन जस्टिस, इक्विटी, ensuring burden of risk does not disproportionality fall on vulnerable population, क्योंकि गाइस रिस्क तो हमेशा गरीबों पे ही जाएगा, वनरेबल पीपल पे ही जाएगा, ट्राइब्स पे ही जाएगा। आप कोल माइनिंग करेंगे तो उसका लॉस ट्राइबल जो वहां रह रहे हैं उन्हीं पे जाएगा, क्योंकि आप तो छोड़ के आ जाएंगे, कुछ दिक्कत हुई तो उनको तो वहीं रहना है। तो जस्टिस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। देन सस्टेनेबिलिटी एंड इंजीनियरिंग एथिक्स, देखो सस्टेनेबिलिटी आपने पढ़ाई है, मीटिंग द नीड्स of the present, meeting the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs, ये ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट बहुत पुरानी है, ओके, 1972 के टाइम पे ये आ गई थी, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। देन इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स, डिजाइनिंग क्या क्या है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने हैं, सस्टेनेबल समझ गए,
कि अपनी करंट की नीड को फुलफिल करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर। मतलब आप आज बढ़िया खाइए, बट ये भी सोचिए आपके बच्चे, आपके उनके बच्चे भी अच्छे से खा पाए। एक सब सिंपल एग्जांपल, आप इतना ही आज पॉल्यूशन करिए कि आने वाले टाइम में भी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रहे आपके बच्चों के लिए, आपके होने वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी। सिंपल, आसान भाषा में हम पढ़ चुके हैं। देन आईपीआर हम पढ़ चुके हैं गाइस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट अभी हमने पढ़ा था, ट्रेडमार्क्स, इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेड ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स, इनके बीच में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना गाइस, ठीक है। ट्रेडमार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट, इनके बीच में डिफरेंस जरूर पढ़ना। देन इथिकल डिलेमास क्या क्या आते हैं इसमें, इन्फ्रिंजमेंट्स, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें एक और हमने अभी पढ़ा था इंपॉर्टेंट, प्लेगियरिज्म, ठीक है, किसी के इंटेलेक्चुअल कंटेंट को हम कॉपी कर लें, अपना बताएं, डेरिवेटिव वर्क बना लें उससे। देन रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब इतना ही करना है, रिवर्स इथिकली परमिसिबल बाउंड्रीज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं करना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल रखना है। प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स को मेंटेन रखना है। देन ऑथरशिप एंड ओनरशिप, फेयरली एट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूशन टू इन्वेंशंस एंड डिजाइंस। सो ट्रेडमार्क क्या होता है गाइस, बता देता हूं मैं आपको। ट्रेडमार्क देखो, नाम से लग रहा है ट्रेडमार्क, मतलब आपका कोई लेगो, आपका ब्रांड इमेज है, ठीक है, इसको ये कहूंगा मैं, ब्रांड इमेज। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लिखूंगा। ट्रेड सीक्रेट क्या है गाइस, तो यही लिख देता हूँ, ट्रेड सीक्रेट्स। ये क्या है ट्रेड सीक्रेट, जैसे कि फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ सम सम सॉफ्ट ड्रिंक, उसका कोई फॉर्मूला है, तो वो आपका ट्रेड सीक्रेट है, जिससे आप पैसा कमाएंगे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बस इतना ही याद रखिए, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। देन डाटा प्राइवेसी, अभी गाइस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पीडीपी, पर्सनल डिजिटल पीडीपी बिल आया था, पर्सनल डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल आया था। मतलब डाटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा प्राइवेसी, ओके। तो विद द राइज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई एंड बिग डेटा, इससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपका डाटा चुराया जा रहा है। अब कौन चुरा रहा है ये मुझे मतलब नहीं पता है, बट मैं, सबको पता है कि आपके फोन में जो आप सर्च करते हैं वही ऐड आने लगती है। हाँ, अरे हमें वो ऐड नहीं चाहिए, हम खुद सर्च कर लेंगे जब हमें जरूरत होगी, फिर भी हमें दिखाते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सो कलेक्शन एंड यूज ऑफ डेटा, अब हमारे देश में बिल आया है डेटा प्राइवेसी का, देखो कैसे इंप्लीमेंट होगा। ensuring data is collected ethically and used for intended purpose। तो कलेक्शन और यूज ऑफ डेटा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस, देखो डेटा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो कहीं और ना जाए। देन एल्गोरिथम बायस, एल्गोरिथम ही ऐसा बना रखा है कि आपको वही ऐड आ जाएगी। देन ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, मेकिंग डेटा प्रोसेसिंग, हमारे देश देखो, एक और टर्म होता है डेटा लोकलाइजेशन, हमारे यहाँ का डेटा हमारे यहाँ ही रहे, बाहर ना जाए। तो कुछ कुछ टर्म है डेटा से रिलेटेड, सो वो हम आईसीटी में भी पढ़ चुके हैं। देन क्रॉस कल्चरल इथिक्स इन ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, अब देखो आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, दो डिफरेंट कम्युनिटीज इन्वॉल्व है, तो दोनों की इथिक्स अलग अलग होगी, दोनों कल्चर की। तो वही क्रॉस कल्चरल इथिक्स इन ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, नेविगेटिंग डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज, लीगल फ्रेमवर्क्स इन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, रेस्पेक्ट लोकल कस्टम्स, अवॉइड एथनोसेंट्रिसिज्म, नॉट इम्पोजिंग वंस ओन कल्चर वैल्यूज ऑन एज सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉलोनियल रूल जब हमारे देश में हुआ था तब ऐसा हुआ था, कि व्हाइट्स मैन बर्डन, बोलते हैं ना, व्हाइट मैन्स बर्डन, ऐसे कैसे व्हाइट मैन्स बर्डन है भाई। तो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, एडहेरिंग टू इथिकल लेबर स्टैंडर्ड्स, देन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह आ जाता है। देन ब्राइबिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, ब्राइबिंग एंड करप्शन, ठीक है। देन रोल ऑफ इंजीनियरिंग सोसाइटीज इन इथिक्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया है, जैसे इंजीनियरिंग विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, एक सस्टेनेबल वाला था, इंजीनियरिंग सस्टेनेबल वाला। सो ये सब आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने का है नहीं, इनका रोल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कि भाई सेफ्टी को ध्यान रखें, बस यही सब लिखा होगा। देन एथिकल कंसिडरेशन इन एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आ सकता है, ठीक है। जो एआई में एथिकल कंसिडरेशन, सोचो, आप ही सोचो क्या क्या हो सकता है, जॉब चली जा रही है लोगों की, ठीक है।
देन बायस हो सकते हैं एल्गोरिथम है, देन ऑटोनॉमी कंट्रोल कौन कर रहा है, डेटा प्राइवेसी, ये सब इशू आ सकते हैं। क्या क्या है इथिकल चैलेंजेस, जॉब डिस्प्लेसमेंट, तो सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन, देन responsibility and liability determining the accountability of failures और हार्म बाय एआई सिस्टम, कौन लेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी जब एआई का फेल होगा। बायस हो सकते हैं एल्गोरिथम, फेयरनेस नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। देन ऑटोनॉमी, इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोनॉमस रोबोट्स, आपने रोबोटिक मूवी देखी है वो रोबोट वाली, कुछ भी। देन ट्रांसपेरेंसी, किसी को नहीं पता कि एआई सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसके अंदर क्या एल्गोरिथम है। सो ये सब इथिकल इश्यूज हैं, पूछ सकता है यूपीएससी। Then public trust, engineering decision have significant impact. Engineering decisions have significant impact on public safety. ये हम पढ़ चुके हैं, हेल्थ वेलफेयर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना। इथिकल इश्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, लैंड, लैंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा, देन और क्या हो जाएगा, बिल्डिंग्स हो जाएगी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आप ट्राइबल्स की लैंड ले रहे हैं या लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं। देखो लैंड एक्विजिशन, फेयर कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। देन इन ईआईए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कंडक्टिंग थॉरो एंड अनबाइज्ड असेसमेंट। अब इन्वायरमेंट में लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, आप दिखा नहीं रहे हैं ज्यादा हो रहा है। देन करप्शन एंड ब्राइबरी, ये तो है ही कि अनइथिकल प्रैक्टिस है ये तो। देन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। असेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको एसेसिबल होना चाहिए, डिसेबिलिटी के लिए भी होना चाहिए। देन इंजीनियरिंग इथिक्स पढ़ चुके हैं, ये हम इंजीनियरिंग इथिक्स, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी। देन इथिकल कंसिडरेशन इन आर एंड डी, ये फिर देखो है रिलेटेड वही, कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इन डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, सब में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। देन कोलैबोरेशन एंड ऑथरशिप, फेयर एट्रीब्यूटिंग, देखो रिसर्च कर रहे हैं आप, तो उसमें एथिक्स, एथिकल इश्यूज सोचने क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं कि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर एथिकल कंसिडरेशन लिखा है कि नहीं, कि परमिशन ली है नहीं, कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जैसे ट्रायल्स करते हैं, वैक्सीन ट्रायल्स, तो इसमें एथिकल इशू आता है कि गरीब लोगों पे ट्रायल कर रहे हैं जाके, दैट इज, इट शुड बी फेयर, इक्विटेबल, सब लोग, एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी शुड बी देयर, कंसिडरिंग पोटेंशियल सोसाइटल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस। ओके, विसल ब्लोइंग हम कर चुके हैं। देन प्रोफेशनल लायबिलिटी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हम कर चुके हैं। इसमें क्या, इंजीनियर शेड बी हेल्ड लायबल फॉर हार्म कॉज्ड बाय देयर प्रोफेशनल एरर्स, वही सिंपल। देन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिस, देखो इंजीनियर्स हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे अपडेटेड विद एडवांसमेंट इन देयर फील्ड। अब जैसे आईटी सेक्टर वाले एम्प्लॉय होते हैं, एआई आ गया है, तो दे शुड लर्न एआई अगर दे वांट टू स्टे इन द जॉब। सो वही, कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दे शुड कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेंटेनिंग कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस ensures engineers provide safe and effective services. Then प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एथिकल सर्विस, अब पूरा सब्जेक्ट में 18 पॉइंट हमने कवर किए थे जो, तो 8वां 18वां पॉइंट यही था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला। ओके, तो वो लेक्चर देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड 2, सेकंड में मिलेगा ये पार्ट 2, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसीजीएस के पार्ट 2 में। देन गाइस, कोड ऑफ कंडक्ट, आपको पता ही है कोड ऑफ कंडक्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इट इज ए गाइडलाइंस, पढ़ चुके हैं हम, फॉर इथिकल बिहेवियर, और इट इज ए स्पेसिफिक कोड्स और सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर इथिकल बिहेवियर, कंडक्ट एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग। देन इथिकल ऑडिट्स, देखो ऑडिट्स करने बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो इथिकल होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। To assess the ethical climate of practice within an organization ensures compliance with ethical codes and regulations, मतलब ऑडिट करेंगे कि प्रॉपर इथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर्वेज, इंटरव्यूज, रिव्यू ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, सब कुछ इसके अंदर आता है। देन हम ये कर चुके हैं गाइस इथिक्स की इससे पहले। सो हमारा इथिक्स कंप्लीट हो गया है गाइस, काफी ज्यादा नॉलेज मिली मेरे को भी, काफी कुछ सीखने को मिला। और इथिक्स तो हमारा कोर सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ हम तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसलिए इथिक्स की टर्म्स मुझे तो काफ़ी आती हैं, तो मेरे क्वेश्चन सीएससी में गलत नहीं होते हैं इथिक्स से रिलेटेड।
सो आप लोग भी इतना पढ़ लेंगे तो आप सही मार्क्स कर पाएंगे, सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। सो आप लोग जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल में। ओके। और गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और इससे गाइज बहुत अच्छा लगता है जब नंबर्स बढ़ते हैं, तो लगता है कि मोर एंड मोर पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, सो मेरे को और अच्छा से अच्छा कंटेंट डेवलप करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और मैं चाहता हूँ आप सभी का प्री क्लियर हो, और मेंस में मैं आप लोगों को मेंस की स्ट्रेटेजी टिप्स सब कुछ देता रहूँगा। डेफिनेटली अलग अलग ब्रांच है तो मैं सारी ब्रांच की थ्योरी तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बट हाँ आई नो कि एग्जाम में क्या लिखना होता है, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है। तो प्रीलिम्स के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए मेंस की, किसको करनी चाहिए, आई एम सॉरी कब करनी चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी, आशा करता हूँ आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अभी लास्ट वीक आ गया है, इस समय जो मैंने बताया है लास्ट वीक का प्रोग्राम, उसको फॉलो करिएगा। PYQ 50 क्वेश्चन स्ट्रेटजी, टाइम 1 आवर वाला, उसको फॉलो करिएगा। ओके। ट्रस्ट मी एग्जाम में डिफरेंस आता है, जो फॉलो करेगा ना वो 10 नंबर फालतू लाएगा। थैंक यू गाइस।